हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। ठीक है फ्रेंड, तो हमने आपको पिछली क्लास में कुछ अधिनियम के बारे में पढ़ाया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 तक हम आपको पढ़ा चुके थे। अब उसके बाद में जो अधिनियम बचे हैं उनको हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इसमें 1935 का अधिनियम आया था। उससे पहले हमारे भारत में एक कमीशन भेजा जाता है जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, अब जो साइमन कमीशन था, तो इसका नाम साइमन कमीशन क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सर जॉन साइमन थे, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस कमीशन को नियुक्त किया जाता है। और इस कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड? तो इस कमीशन की नियुक्ति, इस आयोग की नियुक्ति लॉर्ड बिर्किनहेड के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो साइमन कमीशन था, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो जो राज्य सचिव थे बिर्किनहेड, इनके द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी। इसके बाद इस कमीशन को, इस आयोग को कब नियुक्त किया जाता है? तो इस आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई थी फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यह आयोग हमारे भारत कब आता है? तो यह आयोग हमारे भारत 1928 में आता है। ठीक है, इस आयोग में, इस कमीशन में अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इस आयोग में सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें 6 सदस्य थे फ्रेंड। तो 6 सदस्य कौन कौन से? तो देखिए, इसमें क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, इसके बाद फिर एडवर्ड कैडोगन, फिर इसके बाद वर्नोन हार्ट शोर्न, फिर जॉर्ज लैंड फॉक्स और डोनाल्ड हावर्ड। ये इसमें 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। तो ऐसे कुल मिलाकर इसमें कितने थे? 7 लोग थे। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो साइमन कमीशन था, इसका गठन वर्ष या इसकी नियुक्ति वर्ष और इसके अध्यक्ष सदस्यों के नाम लिखिए। आ रहा समझ में? तो आपको 3 नंबर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर यह भी पूछा जा सकता है कि जो साइमन कमीशन था, इसकी नियुक्ति करने वाले राज्य सचिव का नाम क्या था? ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि इसको नियुक्त क्यों किया गया था, इस आयोग की, इस कमीशन की नियुक्ति के कारण क्या थे? तो देखिए, इसमें इसके कुछ कारण हैं। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष के पश्चात एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। आ रहा समझ में? जब भारत शासन अधिनियम 1919 हमारे भारत में आया था, तो ये कहाँ से पास करके भेजा गया था? तो ये ब्रिटेन से पारित करके भेजा जाता है। और इस भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। आ रहा समझ में? फिर क्या हुआ कि उस समय ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार, जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, तो 2 वर्ष पूर्व ही इस आयोग की इन्होंने नियुक्ति कर दी थी। क्यों? क्योंकि जो कंजर्वेटिव सरकार थी, इसको पता था कि आने वाली जो सरकार होगी वह लेबर पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या करा? तो इन्होंने 2 वर्ष पहले ही इस आयोग की नियुक्ति कर दी थी फ्रेंड। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर जो कंजर्वेटिव सरकार थी, तो उसको यह आशंका थी कि 2 वर्ष के बाद लेबर पार्टी की सरकार क्या करेगी? तो लेबर पार्टी की सरकार भारत के समर्थक सदस्यों वाला एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर देगी। इसलिए इस साइमन कमीशन की अध्यक्षता में इस साइमन कमीशन को पहले नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यह आयोग यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। मतलब हमारे भारत में धीरे धीरे जो सत्ता हमारे भारतीयों को सौंपी जा रही थी, तो यह आयोग जांच करेगा कि जो भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति किया है, कहां तक आगे बढ़ा है, कहां तक विकास किया है। आ रहा समझ में? क्योंकि हम देखते थे कि जो हमारा वायसराय था, उसकी कार्यकारिणी में धीरे धीरे हमारे भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा था। आ रहा समझ में? तो इसकी जांच करने के लिए यह आयोग नियुक्त किया जाता है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए इसकी यात्रा तथा रिपोर्ट। ठीक है, तो जो साइमन कमीशन हमारे भारत में आता है, तो 1928 में आया था। तो 1928-29 के बीच में इस आयोग ने भारत की 2 बार यात्रा की थी। तो एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब साइमन कमीशन हमारे भारत आया था, तो बताइए इसने कितनी बार यात्रा की थी? तो 2 बार इसने यात्रा की थी। ठीक है, इसके बाद में इस आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी फ्रेंड। तो एग्जाम में 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो साइमन कमीशन था, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1930 में। ठीक है, इसके बाद फिर
इस रिपोर्ट में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार किया जाना था। मतलब कि इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया था, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में यह प्रावधान किया गया था कि जो गोलमेज सम्मेलन होगा, ठीक है, तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होगा और उसमें संविधान से संबंधित कुछ विचार किए जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आयोग की सिफारिशें। तो जो साइमन कमीशन था इसने कौन कौन से सिफारिशें की थी, तो फ्रेंड 3 नंबर में आपसे इसकी सिफारिश भी पूछ सकता है, याद रखना। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें आयोग की सिफारिशें। तो साइमन कमीशन ने कौन कौन सी सिफारिशें की है, तो पहले सिफारिश है कि द्वैध शासन प्रणाली को जारी रखा जाए। अब ये द्वैध शासन प्रणाली क्या है फ्रेंड, तो द्वैध का मतलब होता है 2 प्रकार की शासन प्रणाली। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था और इस द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत आरक्षित और हस्तांतरित विभागों को या विषयों को हमारे राज्यों में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस आयोग ने यह सिफारिश की कि इस प्रणाली को जारी रखा जाए, पहली सिफारिश। दूसरी सिफारिश है कि राज्यों में सरकार का विस्तार जारी किया जाए या जारी रखा जाए। मतलब हमारे भारत में प्रांतीय सरकारों की स्थापना की जाने लगी थी, तो इस आयोग ने कहा कि जो प्रांतीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, इनका विस्तार जारी रखा जाए। मतलब जहां जहां पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत है, ब्रिटिश सरकार का शासन है, वहां वहां पर राज्यों की सरकार का स्थापना किया जाए या राज्यों की सरकार की स्थापना की जाए। ठीक है, इसके बाद फिर अगली सिफारिश है कि ब्रिटिश भारतीय संघ की स्थापना की जाए। मतलब हमारे यहाँ पर भारत में एक ब्रिटिश भारतीय संघ की स्थापना की जाए। मतलब कि जितने भी राज्य हैं ये सभी राज्य किसके अधीन रहकर कार्य करेंगे, तो ब्रिटिश भारतीय संघ के नियंत्रण में रहकर ये कार्य करेंगे, इसलिए एक ब्रिटिश भारतीय संघ की स्थापना अवश्य की जाए। आ रहा समझ में। इसके बाद अगली सिफारिश है कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था हमारे भारत में कब से शुरू हुई थी, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हमारे भारत में भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत शुरू की गई थी। हमारे हिंदुस्तान में पहली बार मुस्लिमों को यह व्यवस्था या मुस्लिमों के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो भी मुस्लिम व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसको वोट कौन देगा, तो उसको मुस्लिम व्यक्ति ही वोट देगा। यह व्यवस्था, ऐसी निर्वाचन व्यवस्था, ऐसी निर्वाचन प्रणाली हमारे भारत में पहली बार शुरू की गई थी। इसी व्यवस्था को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। आ रहा समझ में। तो जो भी संप्रदाय था, तो अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो पहली बार शुरू कब किया जाता है इसे, तो पहली बार 1909 के अधिनियम में से शुरू किया गया था। तो इस आयोग ने कहा कि इस व्यवस्था को और अभी जारी रखा जाए। इस कारण क्या हुआ कि हमारे भारत में लोगों में आपसी मतभेद होने लगा, आपसी फूट पड़ने लगी, जो एकता थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया जाता है, तो देखिए इसमें इसके बहिष्कार के कुछ कारण थे। तो जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ध्यान रखना, इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे और ये सातों के सातों ही सदस्य कौन थे, ये अंग्रेज लोग थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार किया गया था, इसका विरोध किया गया था। आ रहा समझ फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि श्वेत कमीशन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। आ रहा समझ में। तो श्वेत कमीशन, इसे साइमन कमीशन को कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य, मतलब जो सातों सदस्य थे एक अध्यक्ष सहित मिलाकर, ये सभी थे अंग्रेज, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है और इसी कारण से इसका बहिष्कार भी हमारे भारत में किया गया था। ठीक है, इसके बाद जहां जहां ये आयोग जाता है वहां वहां साइमन गो बैक का नारा लगाया गया और हमारे भारत में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन भी किया जाता है। तो जब यह साइमन कमीशन हमारे भारत आया तो इसका जगह जगह बहिष्कार किया, जगह जगह लोगों ने इसका विरोध किया। वो साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, या साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और हमारे भारत में पूरे भारत के स्तर पर जगह जगह हड़ताल का आयोजन किया गया। आ रहा समझ में। तो इसका विरोध का इतना कारण क्या रहा फ्रेंड, इसका बहिष्कार इतना क्यों हुआ, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था
और जब किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया तो हमारे भारतीयों को लगा कि ये हमारे लिए कुछ भी अच्छा काम करने वाला नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया जाता है, इसका बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, तो आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। आ रहा समझ में? जब इस आयोग ने प्रस्ताव पेश किया ब्रिटिश सरकार के समक्ष, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि आखिर इस साइमन कमीशन का इतना विरोध क्यों हुआ। तो साइमन कमीशन ने जो प्रस्ताव पेश किया था, इसके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा अब गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भागीदार होंगे? तो इसमें ब्रिटिश सरकार शामिल होगी, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, और जो भारतीय रियासतें हैं इनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो जो विवाद हो रहा था, इस विवाद को शांत करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए यह गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे फ्रेंड? तो 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 में किया जाता है। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था। आ रहा समझ में? अब क्या हुआ, तो ये जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, तो इन सम्मेलनों में संविधान में सुधार के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसे हम श्वेत पत्र के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया था। अब ये जो श्वेत पत्र तैयार किया गया था संविधान में सुधार के लिए, यह जो प्रस्ताव पेश किया गया था, प्रस्ताव तैयार किया गया था, यह प्रस्ताव किसे सौंपा गया था? तो यह प्रस्ताव वहाँ पर ब्रिटेन की संसद में एक समिति थी जिसका नाम था प्रवर समिति। तो इस प्रवर समिति को यह प्रस्ताव सौंपा जाता है। ठीक है, अब इस समिति की सिफारिशों को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो समिति थी प्रवर समिति, अब यह प्रवर समिति जो सिफारिशें करेगी, इन सिफारिशों को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया जाएगा। आ रहा समझ फ्रेंड? ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर कुछ समय पश्चात ही इस प्रवर समिति ने अपनी सिफारिशें दी, और इन्हीं सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटेन सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1935 में इन सिफारिशों को शामिल कर दिया। आ रहा समझ में? और फिर इसके बाद में हमारे भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे भारत में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। तो ये कम्युनल अवार्ड क्या है या सांप्रदायिक अवार्ड क्या है, ये देखिए इसमें। तो देखिए इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसी को 5 नंबर में पूछ सकते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें क्या हुआ था सांप्रदायिक अवार्ड में? तो इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सर रैमजे मैकडोनाल्ड। अगस्त 1932 में उन्होंने अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम होती है। हमारे हिंदुस्तान में हम देखते हैं जैसे हिंदू बहुसंख्यक हैं, मतलब इनकी संख्या अधिक है, और बाकी जैसे जैन हैं, ठीक है, इसके बाद बौद्ध हैं, इसके बाद हालांकि जैन को अब अल्पसंख्यक से हटा लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है जैसे सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं। ठीक है, ये क्या है? अल्पसंख्यक के मतलब भारत में इनकी संख्या कम थी। तो इन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए यह योजना तैयार की गई थी, इसकी घोषणा की जाती है। आ रहा समझ में? तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है फ्रेंड। आ रहा समझ में? तो कुल मिलाकर क्या है, एक शब्द में आपको ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना तैयार की गई थी, जिसे हम सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, तो अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि दलितों के लिए भी इसका विस्तार कर दिया। इस योजना के माध्यम से क्या प्रावधान किए जाते हैं?
तो इस योजना के माध्यम से घोषणा की गई कि हिंदुस्तान में, भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, इसके बाद आंग्ल भारतीय, इनके लिए तो अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, बल्कि साथ साथ हमारे भारत में जो दलित लोग थे, इन दलित लोगों के लिए भी एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिमों के लिए तो पहले से ही अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अंग्रेज लोग हमारे भारत में ये सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपियनों के लिए, इसके बाद आंग्ल भारतीयों के लिए, इनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करते चले गए। तो इससे क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड से, तो इसी कम्युनल अवार्ड से, सांप्रदायिक अवार्ड से हमारे भारत में, भारत की जनता के बीच मतभेद शुरू होने लगते हैं। लोगों में जो एकता थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। और इस सांप्रदायिक अवार्ड का मुख्य उद्देश्य ही यही था, फूट डालो और शासन करो। आ रहा समझ में? क्योंकि जब भारत में एकता ही नहीं रहेगी तो फिर ज़्यादा समय तक अंग्रेज यहाँ पर शासन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी फ्रेंड कम्युनल अवार्ड। अब इसके बाद में देखो, दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था से गांधी जी दुखी होते हैं। जब गांधी जी ने सुना कि जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई है, इस अवार्ड में दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन होगा, तो इस योजना से, इस घोषणा से गांधी जी बहुत दुखी हुए। गांधी जी इससे बहुत परेशान थे कि ये कैसे इन्होंने घोषणा कर दी। व्यथित का मतलब होता है दुखी फ्रेंड, याद रखना। व्यथित का अर्थ क्या होता है? दुखी होना, ठीक है। तो गांधी जी इस घोषणा से, इस कम्युनल अवार्ड से खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि अगर दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था हो गई तो फिर इन दलितों को साथ में कौन बैठाएगा, आ रहा समझ में? इन्हें बराबरी का दर्जा कैसे प्राप्त होगा? तो इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे गांधी जी ने कहा कि इस कम्युनल अवार्ड में संशोधन किया जाए, ठीक है। लेकिन अंग्रेज सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर उस समय गांधी जी, पूना में एक जेल थी जिसका नाम था यरवदा जेल, और इसी यरवदा जेल में गांधी जी बंद थे, ठीक है। और यहीं पर गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, आ रहा समझ में? तो फिर जब गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया तो उसी समय फिर कांग्रेस के नेता और दलित नेताओं के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना समझौता के नाम से जानते हैं। और यह समझौता किस किस के बीच होता है? तो यह समझौता हमारे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो पूना समझौता क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पूना की जेल में समझौता हुआ था, इसलिए इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए। तो हमारे भारत में जो हिंदू के लिए निर्वाचन व्यवस्था थी, यह व्यवस्था बनाई रखी गई और यहाँ पर दलितों के लिए भी स्थान को आरक्षित रखा जाता है। मतलब दलितों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, इन सीटों को भी सुरक्षित रखा गया। और बाद में फिर यह संशोधन के लिए अंग्रेज सरकार ने गांधी जी की बात मान ली थी फिर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? तो इसमें 3 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर मतलब 50 शब्द और 3 नंबर मतलब 1 लाइन 2 लाइन में आपको आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, अब अगला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। अब भारत शासन अधिनियम 1935 ये जब लाया जाता है तो उससे पहले और भी गतिविधियां हो चुकी हैं। हमारे भारत में लोग अब स्वतंत्रता की मांग तेज करने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे हिंदुस्तान में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया था, ठीक है। और भी बहुत सारी गतिविधियां हमारे भारत में हो रही थी, राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक हलचल तेज होने लगी। तो फिर ब्रिटेन सरकार ने एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1930-32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? तो फिर से आप एक बार और सुन लीजिए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन सरकार और हमारे भारत में जो ब्रिटिश अधीनस्थ प्रांत थे उनके प्रतिनिधि पहुंचते हैं, अर्थात ब्रिटेन सरकार के अधीन यहाँ से प्रतिनिधि ब्रिटेन पहुंचते हैं और जो देशी रियासतें थी इनके प्रतिनिधि भी वहाँ पर बुलाए गए थे। लेकिन कुछ एक पता चला कि किसी सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, फिर इसके बाद पता चला कि किसी देशी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया,
तो इन समस्याओं के चलते ये तीनों गोलमेज सम्मेलन फेल हो चुके थे। फिर इसी कारण से इसने यहाँ पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, उनने फिर इस कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की थी। ठीक है, तो इस भारत शासन अधिनियम 1935 से पहले क्या हुआ था कि जो गोलमेज सम्मेलन थे तो उनमें संविधान में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की गई थी। ठीक है, और इन्हीं सिफारिशों को फिर इन्हीं संस्तुतियों को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधान हैं जो आगे देखिए। तो इसके प्रावधान कुछ निम्नलिखित हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो पहला प्रावधान है कि भारत में सर्वप्रथम एक संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत में एक संघीय सरकार या संघीय शासन की स्थापना की जाएगी, और जो बाद में किया गया। ठीक है, अब ये संघीय शासन प्रणाली क्या है, तो आज हम देखते हैं कि जैसे केंद्र सरकार है, ठीक है, अब केंद्र सरकार के अधीन रहकर कार्य करती है राज्य सरकार, तो ठीक ऐसे उस समय एक संघ सरकार की व्यवस्था की गई। और इस संघ सरकार के अंतर्गत या इस संघ सरकार के नियंत्रण में रहकर कौन कौन कार्य करेंगे, तो इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें, ये दो इसके अधीन रहकर कार्य करेगी। आ रहा समझ में, ये दो इसकी इकाइयाँ थी। आ रहा समझ फ्रेंड। इसके बाद फिर प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। जब हमारे भारत में अंग्रेज सरकार ने या फिर ब्रिटेन सरकार ने जो द्वैध शासन का प्रावधान किया था, कब, भारत शासन अधिनियम 1919 में, तो उस द्वैध शासन प्रणाली को इस भारत शासन अधिनियम 1935 में समाप्त कर दिया गया। कहाँ पर, प्रांतों के स्तर पर। और यह द्वैध शासन प्रणाली क्या थी फ्रेंड, तो इसमें हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को शुरू किया गया था, शामिल किया गया था हमारे भारत में। ठीक है, तो यह द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में, प्रांतों में शुरू की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत, लेकिन इस अधिनियम के तहत उसे यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और जो प्रांतीय सरकारें थी, जो राज्य सरकारें थी, उन्हें स्वायत्त बना दिया जाता है। स्वायत्त मतलब कि वह अपना कार्य खुद कर सकते हैं, उनका निर्णय वे खुद ले सकती हैं। इन प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसका अगला प्रावधान। तो अगला प्रावधान है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। अब क्या हुआ, तो 1919 में राज्यों में, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था, और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में, राज्यों में यह द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। अब राज्यों में समाप्त की क्योंकि यहाँ पर इसका विरोध होने लगा था। फिर क्या हुआ, तो फिर सरकार ने सोचा कि जब राज्यों में विरोध हो रहा था, एक काम करते हैं, अब इसे हम केंद्र में लागू कर देते हैं। तो राज्यों में समाप्त करके इसे कहाँ पर शुरू कर दिया है, केंद्र में। तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना या इसकी शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की जाती है। तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। आ रहा समझ में, तो ये अधिनियम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर इसी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा या शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, जिसमें 3 सूचियां शामिल की गई थी। तो आज भी हम देखते हैं कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, आज वर्तमान में भी है। तो ये 3 सूचियों का प्रावधान कब किया गया था फ्रेंड, तो ये 3 सूचियों का प्रावधान उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किए गए थे। आ रहा समझ में। तो इसमें 3 सूचियां कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें संघ सूची, प्रांत सूची और संवर्ती सूची, ये 3 सूचियां थी। इन 3 सूचियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार मतलब संघ सरकार और राज्य सरकार मतलब प्रांतीय सरकार, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ये जो 3 सूचियां हैं, तो 3 सूचियों में पहली सूची है संघ सूची। ठीक है, अब संघ सूची, इसमें कितने विषय शामिल किए गए थे, तो इसमें 59 विषय शामिल किए गए थे। तो इसमें याद रखना फ्रेंड, 59 विषयों को शामिल किया जाता है। इनमें से कुछ मुख्य विषय जो हम आपको बताते हैं, तो कौन कौन से विषय हैं देखिए। तो पहला है विदेशी कार्य, दूसरा है मुद्रा, तीसरा नौसेना, चौथा थल सेना और 5वां वायुसेना और 6वां है जनगणना। ये ऐसे विषय थे जिसे संघ सूची में शामिल किया गया था। अर्थात क्या हुआ, अर्थात इसका ये है कि इस पर अधिकार केंद्र सरकार का है। इन विषयों से संबंधित, इन विभागों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार किसको था, संघ सरकार को या केंद्र सरकार को।
आ रहा समझ में। दूसरा है प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची का अर्थ क्या हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे विषय थे जो केंद्र सरकार को सौंपे गए थे, मतलब इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांत सरकार को या राज्य सरकार को होता था। ठीक है, तो इसमें कितने विषय शामिल किए गए थे, तो इसमें 54 विषय शामिल किए गए थे, 54। इसमें कुछ मुख्य विषय हैं पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, ये कुछ मुख्य विषय हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे विषय ये राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकार को या राज्य सरकार को था। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए संवर्ती सूची। और जो संवर्ती सूची है इसमें कितने विषय शामिल किए गए थे, तो इसमें 36 विषयों को शामिल किया गया था। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, तो संवर्ती सूची का अर्थ होता है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, तो ऐसे तो 36 विषय थे। कुछ मुख्य विषय हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें दंड विधि और प्रक्रिया विभाग विषय, और इसके बाद फिर सिविल प्रक्रिया विषय, इसके बाद विवाह और विवाह विच्छेद, ऐसे कुछ मुख्य विषय हैं जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये विषय इसमें संवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। ठीक है, तो इन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, परंतु दोनों सरकार में अगर विवाद हो तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसे ही कहा जाता है अवशिष्ट शक्ति। और यह अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी, तो यह अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास थी और आज भी है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए अगला प्रावधान। तो अगला प्रावधान है इसमें कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी, तो ये अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी, ये गवर्नर जनरल के पास थी फ्रेंड। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल शब्द आ गया है फिर, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो यह वायसराय की उपाधि कब से दी गई थी फ्रेंड, तो याद रखना जब हमारे भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया, उसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। उस 1858 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि अब भारत का गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा, तो इसको वायसराय कहा जाएगा। तो गवर्नर जनरल तो है ही, साथ साथ उसे वायसराय की उपाधि भी दी गई अब। और यह वायसराय अब सीधा किसका प्रतिनिधि बन गया, ब्रिटेन सरकार का, मतलब जो राजा होता है या रानी, तो ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि यह हो जाता है। ठीक है, तो ये अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास, ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। आ रहा समझ में, तो ये भारत परिषद को इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यह भारत परिषद कहाँ पर थी, तो ये ब्रिटेन में भारत परिषद की व्यवस्था की गई थी, जिसे समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके बाद फिर विवादों के निपटारे के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। आ रहा समझ में, तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि हमारे भारत में केस का निपटारा करने के लिए या जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जो हमारे भारत में कब स्थापित किया गया, तो यह हमारे भारत में 1937 में 1937 में स्थापित किया जाता है और यही वर्तमान में हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड, उस समय जब इस संघीय न्यायालय की स्थापना हमारे भारत में की जाती है तो यह अपील करने के लिए अंतिम न्यायालय नहीं था, यह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। अगर यह संघीय न्यायालय को डिसीजन देता है और व्यक्ति इसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ अपील करने के लिए प्रीवी काउंसिल जा सकता है। ठीक है, तो अंतिम अपीलीय अधिकार प्रीवी काउंसिल के पास था, इसके पास नहीं था। ठीक है, इसके बाद फिर इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। तो कुछ समय बाद ही 1937 में 1937 में भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया। तो आज हम देखते हैं कि वर्तमान नाम है म्यांमार, लेकिन उस समय जब हमारे भारत से इसको अलग किया गया था तब इसका नाम था बर्मा। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान देखिए इसमें, तो अगला प्रावधान है कि प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए। आ रहा समझ में, तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में जो प्रांतीय विधानमंडल है इनकी संख्या और बढ़ाई जाए।
ठीक है। तो फिर बाद में इन प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या में विस्तार किया जाता है। ठीक है। तो प्रांतों में 11 प्रांत, तो जो 11 प्रांत थे तो 11 प्रांतों में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। आ रहा समझ में। अब ये 2 सदनों वाली व्यवस्था क्या है, तो इसमें विधान परिषद और विधानसभा, एक उच्च सदन होगा एक निम्न सदन होगा, जो आज भी हम वर्तमान में देखते हैं। तो उस समय हम देखते हैं कि जो 11 प्रांत थे तो इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, आ रहा समझ में, तो इनमें से 6 प्रांतों में विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। तो कौन से कितने सदन, तो 2 सदनात्मक व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, द्विसदनात्मक प्रणाली की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। तो ये द्विसदनात्मक प्रणाली क्या थी, तो एक विधानसभा और एक विधान परिषद, एक उच्च सदन एक निम्न सदन होगा। ठीक है। तो ये 6 प्रांत कौन कौन से थे जहाँ पर 2 सदन वाली विधानमंडल की व्यवस्था की जाती है, तो 2 सदन वाले विधानमंडल की व्यवस्था असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत, यहाँ पर यह द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाती है। आ रहा समझ में। तो इन राज्यों के नाम तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन संयुक्त प्रांत क्या है, तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को उस समय कहा जाता था। आ रहा समझ में फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान क्या है इसका, तो अगला प्रावधान है कि इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाएगी। तो ये इसमें प्रावधान किया गया और आगे चलकर हमारे भारत में एक आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान है कि इस अधिनियम के माध्यम से दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। आ रहा समझ में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि वह कौन सा अधिनियम था जिसमें दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूर वर्ग के लिए भी एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो यह था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यह आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है क्योंकि बड़ा अधिनियम है ये। ठीक है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान देखिए इसका क्या है, तो अगला प्रावधान है कि मताधिकार का विस्तार हुआ और लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। तो पहले हम देखते थे कि लोगों को, सभी लोगों को हमारे भारत में वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार नहीं था। तो इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया जाए और ऐसे हमारे भारत में उस समय लगभग 10% जनसंख्या को यह मतदान देने का अधिकार दिया गया, या मतदान का अधिकार दिया गया। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान है कि इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग, फेडरल को हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, फेडरल को हिंदी में कहा जाता है संघ। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद में इस फेडरल की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है संविधान में। आ रहा समझ में। तो आपको ध्यान रखना है कि फेडरल मतलब संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोगों और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। आ रहा समझ में। अब ये क्या है, तो फेडरल लोक सेवा आयोग वर्तमान में हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, ये उसी समय प्रावधान किया गया था। फिर प्रांतीय लोक सेवा आयोग मतलब, प्रांतीय का मतलब होता है राज्य। ठीक है, तो जितने भी राज्य हैं वहाँ पर एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जो सिविल सर्विस के एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक अपना संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित करना चाहें तो वहाँ पर स्थापना भी इसकी की जा सकती है। तो आज भी देखते हैं कि आज भी हमारे भारतीय संविधान में इन तीनों आयोगों की व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना कि कोई भी संयुक्त लोक सेवा आयोग अभी वर्तमान में हमारे भारत में नहीं है। अगर आवश्यकता हुई तो संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित किया जा सकता है या गठित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हमने आपको यहाँ पर बताए। अब यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, यह जुलाई 1936 में लागू हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से यह अधिनियम यहाँ पर समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में हमारे भारत में आता है। ठीक है, तो ये क्रिप्स मिशन हमारे भारत में क्यों भेजा जाता है, तो जब भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे भारत में लागू हुआ तो उसके बाद ही हम देखते हैं कि 1940 में अलग एक पाकिस्तान की मांग शुरू हो जाती है।
इसके बाद फिर 1939 से ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें किसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को नियुक्त किया जाता है। देखिए तो यहाँ पर देखिए जो यह मिशन था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह मिशन भारत भेजा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था यह किसके नेतृत्व में भारत भेजा गया था। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन हमारे भारत भेजा जाता है। इसके बाद देखिए चर्चिल। अब ये चर्चिल कौन है, तो इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि जब क्रिप्स मिशन हमारे भारत आता है तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और यह मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए यह मिशन भारत कब आया था। ठीक है, तो 1942 में यह भारत आ जाता है और यह एकल प्रतिनिधि वाला मिशन था, अर्थात इसमें सिंगल व्यक्ति ही था क्रिप्स मिशन, इसमें अलग से और कोई सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना किसके नेतृत्व में यह मिशन भारत आता है, तो क्रिप्स या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह हमारे भारत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड क्रिप्स मिशन का, तो इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। आ रहा समझ में। तो जो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था, जो 1945 तक चला था। तो इस विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार के पास सेना कम होने लगी थी। जब सेना कम होने लगी तो अंग्रेज सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम भारतीयों का समर्थन प्राप्त करें, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करें। अगर भारतीयों का सहयोग हमें मिल जाएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध में हो सकता है कि हमारी जीत हो सके। आ रहा समझ में। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह क्रिप्स मिशन हमारे भारत आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन की कुछ विशेषताएं थी। तो क्या क्या विशेषताएं इसकी देखिए। इसमें पहली विशेषता है कि क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है कि जितनी जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। मतलब क्या हुआ, इस क्रिप्स मिशन ने यह प्रावधान किया या यह बताया कि जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर भारत में स्वशासन की स्थापना करेंगे, मतलब भारतीयों को हम यह सत्ता सौंप देंगे। आ रहा समझ में। तो भारत के लोग खुद अपना शासन कर सकेंगे, इसको कहा जाता है भारत में स्वशासन। ठीक है, इसके बाद में युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। मतलब क्या है कि भारत किसका उपनिवेश है, ब्रिटेन का। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य। आ रहा समझ में। और अधिराज्य का मतलब होता है कि जैसे ब्रिटेन के गुलाम थे हम लोग, ब्रिटेन के उपनिवेश थे हम लोग। ठीक है, तो एक समय के बाद ब्रिटेन सरकार जब हमें हमारी सत्ता सौंप देगी या हमें स्वशासन का अधिकार दे देगी तो फिर यह देश क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा डोमिनियन स्टेट। इसको उपनिवेश कहते हैं या अधिराज्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा प्रावधान था कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का भी अधिकार मिलेगा। आ रहा समझ में। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होगा तो यहाँ पर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा और यह भारतीय संघ किससे मिलकर बनेगा, तो यह भारतीय संघ भारत में जितने भी राज्य हैं उनको मिलाकर भारत संघ बनाया जाएगा। ये इसने कहा स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। इसके बाद फिर इसे क्या कहा जाएगा, तो बोले इसे उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, और यह राष्ट्रकुल से अलग होने का भी अधिकार रखेगा। राष्ट्रकुल का मतलब क्या हो जाता है, तो फ्रेंड याद रखना, राष्ट्रकुल का मतलब होता है कि ऐसे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, ऐसे देशों के समूह को कहा जाता है राष्ट्रमंडल। तो जो देश ब्रिटेन के गुलाम थे उनको राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी गई थी। इसके बाद इसमें यह भी प्रावधान होगा कि जरूरी नहीं है कि आप राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें, आप चाहें तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी त्याग सकते हैं। आ रहा समझ में। ये प्रावधान इस मिशन में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद
फिर और इसने कौन कौन से प्रावधान किए, तो देखिए इसमें अगला प्रावधान था इसका कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तो इस मिशन में कहा गया कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम यहाँ पर एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे, मतलब यहाँ पर संविधान का निर्माण किया जाएगा, हम ऐसी एक सभा का गठन करेंगे, ये इसमें प्रावधान किया गया। और इसमें कौन कौन होंगे, तो इसमें ब्रिटिश के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे और जो देशी रियासतें हैं इन देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भारत में जो ब्रिटिश प्रतिनिधि हैं उनको इसमें रखा जाएगा, इसमें चुना जाएगा, और जो देशी रियासतें हैं उन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिशन आए थे, जो अधिनियम लाए गए थे, इन्हीं अधिनियम और इन्हीं मिशनों के द्वारा किए गए प्रावधानों को हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने आधार बनाया था और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत का संविधान तैयार किया गया है। इसलिए हमको संविधान पढ़ने से पहले इनको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो अगला प्रावधान क्या है, तो अगला प्रावधान है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया संविधान ये 2 शर्तों पर लागू होगा। ठीक है, जो संविधान बना जाएगा तो संविधान कौन बनाएगी, तो एक संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जो संविधान है इसको सरकार 2 शर्त पर लागू कर सकेगी। तो कौन कौन सी 2 शर्तें होगी ये देखिए। तो पहली शर्त है कि जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्व स्थिति में रह सकते हैं। आ रहा समझ में, इसमें प्रावधान किया गया कि जो प्रांत का मतलब होता है राज्य, तो जो प्रांत इससे सहमत नहीं है किससे, संविधान से। ठीक है, तो जो इस संविधान से सहमत नहीं है वह अपनी पूर्व स्थिति में मतलब पहले वाली स्थिति में रह सकते हैं और वे इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। आ रहा समझ में, मतलब क्या हुआ कि अब ब्रिटेन सरकार बिल्कुल भी भारतीयों से विवाद नहीं चाहती, क्योंकि ब्रिटेन सरकार अब समझ चुकी थी कि अब हम यहाँ पर लंबे समय तक या ज़्यादा समय तक यहाँ पर शासन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद फिर या फिर वे पूर्ण स्वतंत्र रहना चाहते हैं तब भी ब्रिटिश सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आ रहा समझ में, तो ये जो पहली शर्त है इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें पहला प्रावधान यह किया गया था कि जो प्रांत मतलब जो राज्य इस प्रावधान से मतलब संविधान से खुश नहीं होंगे, संविधान से पूर्ण रूप से सहमत नहीं होंगे, वे इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं और उनकी जो पहले की स्थिति है पहले की स्थिति बनाए रख सकते हैं। आ रहा समझ में, और यदि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इसमें ब्रिटेन सरकार को ब्रिटिश सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और यह व्यवस्था किसके लिए की गई थी, तो यह व्यवस्था मूल रूप से पाकिस्तान की मांग के लिए की गई थी, क्योंकि हमारे भारत में उस समय पाकिस्तान की मांग ज़्यादा होने लगी थी। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रावधान और इसका क्या था, ये अगली और विशेषता क्या है। तो भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। इसमें यह प्रावधान किया गया, या ये जो मिशन था इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारतीय संविधान सभा और ब्रिटेन सरकार इनके बीच में अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। आ रहा समझ में, अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ, तो अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम होती है, तो इनके कल्याण को लेकर इनके हितों को लेकर ब्रिटेन सरकार और जो भारतीय संविधान सभा है इनके बीच में एक समझौता होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अगली विशेषता देखिए कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। आ रहा समझ में, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटेन सरकार के पास होगा या ब्रिटिश के नेतृत्व में इसे रखा जाएगा। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे भारत में युद्ध के समय जो उस समय युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के दौरान एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। इस कार्यकारिणी परिषद में भारत के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन जो रक्षा मंत्रालय होगा वह रक्षा मंत्रालय किसके पास होगा, तो ब्रिटेन सरकार के अधीन या ब्रिटेन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास यह मंत्रालय रहेगा। भारतीयों को रक्षा मंत्रालय नहीं दिया जाएगा।
आ रहा समझ में? ये सारी विशेषताएं फ्रेंड इस क्रिप्स मिशन की। आ रहा समझ में? मतलब एक तरफ तो भारतीयों को ये बता रहे हैं कि हम आपके लिए अच्छा काम करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ अधिकार भारतीयों के छीन भी रहे हैं। इस कारण से क्या हुआ कि हमारे भारत के लोग, हमारे भारतीय नेता इस क्रिप्स मिशन से भी खुश नहीं थे। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार हमारे भारतीय नेताओं और क्रिप्स के बीच में यह बातचीत बिल्कुल असफल हो गई, ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद में फिर बेबेल योजना 1945 में लाई जाती है। तो देखिए इसमें बेबेल योजना कब थी, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड कि बेबेल योजना भारत में कब लाई गई थी, तो यह 1945 में लाई गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका पूर्ण रूप से विस्तार वर्णन। तो यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबेल ने जिस योजना की घोषणा की उसे बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, और इस समय अंग्रेज के पास या अंग्रेज सरकार के पास, ब्रिटेन सरकार के पास जब सेना कम होने लगती है, तो ब्रिटेन सरकार ने सोचा कि हमें भारतीयों का सहयोग बहुत आवश्यक है, अगर भारतीय हमारा सहयोग करेंगे तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए और इधर जापान के खिलाफ, ध्यान रखना, तो उस समय किसके खिलाफ में, तो जापान के विरुद्ध भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए लॉर्ड बेबेल ने, या जो वायसराय था उस समय, तो लॉर्ड बेबेल ने एक योजना तैयार की थी। ठीक है, तो इस योजना को लाने के 2 कारण थे। पहला तो क्या कि जापान के विरुद्ध भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना है, और दूसरा क्या कि जो संवैधानिक गतिरोध, मतलब संविधान को लेकर हमारे भारत में जो विरोध किया जा रहा था या जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इसको समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को लॉर्ड बेबेल ने एक योजना की घोषणा की, जिसे बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि ये जो बेबेल योजना थी, इसके उद्देश्य क्या थे, तो इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो देखिए पहला कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक प्रकार की अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाएगी। आ रहा समझ में? इस बेबेल योजना में क्या कहा गया, तो इस बेबेल योजना में कहा जाता है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो उसके बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने का एक प्रावधान किया जाएगा, मतलब भारत के लोग भी संविधान बना सकते हैं। आ रहा समझ में? यह अंतरिम व्यवस्था की गई। अंतरिम का मतलब होता है अंतिम नहीं। ठीक है, अंतरिम का मतलब होता है अंतिम से और पहले, मतलब इसके बाद और भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, उसे कहते हैं अंतरिम। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा प्रावधान था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, मतलब जो वायसराय की कार्यकारिणी है इसका फिर से गठन किया जाएगा, इसमें फिर से सुधार किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर से सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसमें कहा गया इस योजना में कि जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी, तो इसमें जो सैन्य प्रमुख होगा ये कौन होगा, अंग्रेज ही होगा। बाकी कौन होगा, तो बाकी इसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। आ रहा समझ में फ्रेंड, याद रखना। इसके बाद फिर परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है सवर्ण, तो ये सवर्ण का मतलब क्या होता है, तो जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो उच्च वर्ण था उसको कहा जाता है सवर्ण, और जो निम्न वर्ण था शूद्र वर्ण उसे कहा जाता था कायस्थ। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सवर्ण था, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और मुस्लिम लोग था, तो इन सभी लोगों को, इन सभी समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसमें, जो परिषद होगी उसमें, जो गवर्नर, जो वायसराय है, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, इसमें इन सवर्ण हिंदुओं को और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इनका समान प्रतिनिधित्व होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लॉर्ड बेबेल ने इस योजना में प्रावधान किया था। आ रहा समझो फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए और आगे अगला प्रावधान है कि कार्यकारिणी परिषद अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल को वीटो का प्रयोग अकारण नहीं करना होगा। आ रहा समझ में? इस योजना में कहा गया कि जो कार्यकारिणी परिषद है यह अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान ही होगी। आ रहा समझ में?
कि जो कार्यकारिणी परिषद है यह एक प्रकार से क्या होगी, सरकारी ही होगी, परंतु अंतरिम होगी, अंतिम नहीं। आ रहा समझ में। और जो गवर्नर जनरल है यह अपने वीटो का उपयोग कभी भी नहीं कर सकता, बिना कारण के अपनी शक्तियों का, अपनी वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकता। वीटो का मतलब क्या होता है फ्रेंड यहाँ पर, तो यहाँ पर वीटो का अर्थ होता है रोकने की शक्ति। आ रहा समझ में। वीटो का मतलब ही होता है विधारित करना या रोकना, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का जो वीटो पावर है इसमें यह कहा जाता है कि यह अकारण या बिना कारण के इस वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अगला प्रावधान। अगला प्रावधान है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो लॉर्ड वेवेल ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने नेताओं को गिरफ्तार किया गया है इन नेताओं को छोड़ दिया जाएगा और शिमला में सभी दलों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सर्वदलीय का मतलब होता है सभी दल, तो जितने भी दल थे सभी दलों को वहाँ पर शिमला में बुलाया जाएगा समझौते के लिए। फिर बाद में इसी को शिमला समझौता भी कहा जाता है, परंतु ये भी सफल नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम फ्रेंड देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड वेवेल ने कुछ प्रावधान अपनी योजना के माध्यम से किए थे, लेकिन लोगों को यह भी समझ में नहीं आए। अंत में क्या हुआ, तो यह योजना भी फेल हो जाती है। तो क्यों फेल होती है, इसके कारण देखिए। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। आ रहा समझ में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेवेल योजना फेल क्यों हो गई थी, तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने एक तरफ अखंड भारत की मांग की थी, वहीं मुस्लिम लीग ने एक अलग से पाकिस्तान की मांग रखी। आ रहा समझ में। तो एक तरफ कांग्रेस भारत का विभाजन नहीं चाहती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग कह रहा था कि हमें तो हमारा पाकिस्तान अलग चाहिए। आ रहा समझ में। तो फिर क्या हुआ कि जब यहाँ पर कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में ये मतभेद हुआ तो इस कारण से यह वेवेल योजना भी फेल हो जाती है। आ रहा समझ में। यह वेवेल योजना भी असफल हुई, विफल हुई, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह योजना समाप्त हो जाती है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान या इसकी विशेषताएं हमने आपको बताई हैं। इसके बाद हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम होगा कैबिनेट मिशन और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरिम सरकार। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी पढ़ाई कीजिए और हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए, जो आपको मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।